हेलो दोस्तों, माय नेम इज अश्विनी कुमार दीप एंड वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश लिट एकेडमी। आज दोस्तों हम आ गए हैं एक नया टॉपिक के साथ जिसका नाम है न्यू क्रिटिसिज्म। आज इसका हम मीनिंग से लेके ओरिजिन तक, ओरिजिन से लेके इसके इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स तक, मेजर थिंकर से लेके उसके क्रिटिसिज्म्स तक दोस्तों आज जो हम इसको एनालाइज करने वाले हैं। और इसको हम सरफेस लेवल में नहीं बल्कि डेप्थ एनालिसिस में जाएंगे, जिससे कि आपको जो एक वैल्यूएबल कॉन्सेप्ट क्लियरेंस मिल सके। दोस्तों हमारा बस यही पॉइंट ऑफ व्यू रहता है दोस्तों, हर एक वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि हमें जो है बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ती है, क्योंकि हमें जगह जगह से रिसर्च करनी होती है। इस प्लेटफॉर्म से लेके उस प्लेटफॉर्म तक, इस सोर्स से लेके उस सोर्स तक कटिंग कर करके हमें जोड़ना पड़ता है। उसके बाद जो है हमें इसको एनालिसिस करना पड़ता है, समझना पड़ता है क्लियरली, ताकि हमारा अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो दोस्तों तो आपको हम वो कॉन्सेप्ट क्लियर करा सके, राइट। तो इसके पीछे जो मेहनत है उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस जो है सब्सक्राइब का बटन है उसको दबा दीजिए दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों अगर हम देखें तो न्यू क्रिटिसिज्म जो है एक लिटरेरी थ्योरी है, राइट। एक लिटरेरी थ्योरी है जो कि 20th सेंचुरी के अर्ली पीरियड में डेवलप हुआ था। ये जो है अर्ली 20th सेंचुरी में जो दोस्तों डेवलप हुआ था। कहाँ हुआ था? अमेरिका और इंग्लैंड में जो इसे डेवलप किया गया था दोस्तों। अब इस थ्योरी जो है हमें ये कहता है कि किसी भी लिटरेट टेक्स्ट को अगर हमें समझना है दोस्तों, तो हमें उसका ऑथर की बैकग्राउंड लाइफ, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड या फिर रीडर्स की जो पर्सनल फीलिंग्स होती है, हमें उस पर फोकस करना नहीं चाहिए दोस्तों। हमें फोकस करना ही नहीं उस पर, हमें जो है टेक्स्ट पर फोकस करना है, टेक्स्ट के इंटरनल एनालिसिस पे फोकस करना है, उसके स्ट्रक्चर पे फोकस करना है, उसकी लैंग्वेज पे फोकस करना है, ताकि जो है हमें उस टेक्स्ट का पीछे छिपे हुए हिडन मीनिंग्स हमें मिल सके दोस्तों। अब न्यू क्रिटिक्स भी तो ये मानते थे, राइट, कि टेक्स्ट जो है खुद ही अपना मीनिंग कैरी करता है, उसे जो है किसी की ज़रूरत नहीं है। टेक्स्ट जो है यहाँ पे इंडिपेंडेंट है दोस्तों। इसीलिए जो है हमें न्यू क्रिटिक्स ये कहते हैं कि हमें हर एक वर्ड, यानी कि टेक्स्ट का जो हर एक वर्ड है, सिंबल है, इमेजरी है, आयरनी है, स्ट्रक्चर है, उसको जो है हमें केयरफुली एनालाइज करना होता है। अब इस अप्रोच से जो दोस्तों हमें टेक्स्ट के पीछे छिपे वो इंटरनल मीनिंग और आर्टिस्टिक यूनिटी डिस्कवर होती है, ठीक है। अब इसके अप्रोच से जो दोस्तों टेक्स्ट के पीछे छिपे हुए इंटरनल मीनिंग्स और आर्टिस्टिक यूनिटी को जो हम आसानी से डिस्कवर कर सकते हैं दोस्तों थ्रू क्लोज रीडिंग। अब ये क्लोज रीडिंग दोस्तों ध्यान से इसको आप याद रखिएगा, ये जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है दोस्तों, ठीक है। ये जो है इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है किसका? न्यू क्रिटिसिज्म का। इसको जो हम अच्छे से समझने वाले आगे वाले स्लाइड्स में, इसी वीडियो में, ठीक है। तो अब हम दोस्तों हम जान गए हैं कि न्यू क्रिटिसिज्म क्या है, राइट, कब डेवलप हुआ था। अब ओरिजिन, न्यू क्रिटिसिज्म डेवलप ही क्यों हुआ था, न्यू क्रिटिसिज्म जो है वो डेवलप ही क्यों हुआ था, आज हम उसको जानने की कोशिश करते हैं दोस्तों। अब न्यू क्रिटिसिज्म जो है इसीलिए डेवलप हुआ था कि ट्रेडिशनल लिटरेरी क्रिटिसिज्म को दोस्तों अपोज किया जा सके। इसको जो है किसे अपोज करने के लिए? ट्रेडिशनल लिटरेरी क्रिटिसिज्म को अपोज करने के लिए दोस्तों डेवलप किया गया था। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पहले के क्रिटिक्स जो है लिटरेचर को किस वे में देखते थे या फिर किस वे में समझते थे दोस्तों? वो समझते थे हिस्ट्री के रूप में, किसके? ऑथर के हिस्ट्री के रूप में, बायोग्राफी के, पॉलिटिक्स के और मॉरलिटी जैसे एलिमेंट्स के ऊपर वो ज़्यादा फोकस कर देते थे, जिससे कि क्या होता था, टेक्स्ट जो है वो इग्नोर हो जाता था। अब न्यू क्रिटिसिज्म इसीलिए आया ताकि वो जो है टेक्स्ट को न्याय दिला सके दोस्तों, टेक्स्ट को जो है वो जस्टिस दे सके। इसलिए जो वो जैसे ही वो न्यू क्रिटिक्स का जो डेवलप हुआ दोस्तों, जैसे वो लिटरेचर मार्केट में आ गए, उन्होंने क्या किया, आते ही जो है मेथड को चेंज कर दिया। कैसे? उन्होंने हिस्ट्री, बायोग्राफी, पॉलिटिक्स, मोरालिटी ऐसे सब जो एलिमेंट्स को पहले फोकस किया जाता उनको जो है उन्होंने इग्नोर कर दिया। और जो इग्नोर हो रहा था पहले टेक्स्ट, उनको जो उन्होंने एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना दिया, ठीक है। क्यों बना दिया दोस्तों? क्योंकि न्यू क्रिटिक्स को ये लगता था दोस्तों कि इससे जो है लिटरेरी वर्क की जो एक्चुअल आर्टिस्टिक ब्यूटी होती थी ना, एक्चुअल आर्टिस्टिक ब्यूटी वो जो है इग्नोर हो जाती थी। इसीलिए जो है इस मूवमेंट में जो है कुछ स्ट्रांगली इन्फ्लुएंसर थे, जिसका नाम है आयर रिचार्ड्स, टी.एस. एलियट, और बाद में दोस्तों यहाँ पे अमेरिकन क्रिटिक्स भी यहाँ पे ऐड हुए हैं, सच एज लाइक जॉन क्रोवेरेंजम, क्लिंट ब्रूक्स। ये सब जो है दोस्तों इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, यानी कि बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस रहा है किसमें? न्यू क्रिटिसिज्म के मूवमेंट में दोस्तों, ठीक है। अब न्यू क्रिटिसिज्म का मेन फोकस था दोस्तों टेक्स्ट को इंडिपेंडेंटली स्टडी करना, ना कि किसी का सहारा लेके। उनको जो है बस ये था कि न्यू क्रिटिसिज्म को
कि मेन फोकस जो था दोस्तों टेक्स्ट को इंडिपेंडेंटली स्टडी करना था बस, ठीक है। अब ये तो डेवलप हो गया। अब एक होता है ना, डेवलप होने के बाद तो उसको रिकॉग्नाइज भी करना चाहिए, मतलब कि अडॉप्ट भी करना चाहिए। तो वो इन्फ्लुएंस कैसे हुआ ज़्यादा? वो इन्फ्लुएंस ऐसे हुआ दोस्तों कि जॉन क्रोवेरेंजम जो है, यहाँ पे मैंने जो आपको बताया जॉन क्रोवेरेंजम, उन्होंने जो है 1941 में जो है अपनी बुक पब्लिश की, ठीक है। वो बुक का नाम क्या था दोस्तों? द न्यू क्रिटिसिज्म। कब पब्लिश किया था? 1941 में दोस्तों। ये इसको आपको ध्यान रखना है क्योंकि अक्सर CUT PG में, UGC नेट में, JRF में जो है ये कई बार ट्रिकी क्वेश्चन आ जाते हैं दोस्तों, ठीक है। घुमा फिरा के पूछ लिया जाता है क्योंकि फादर ऑफ न्यू क्रिटिसिज्म कौन है, उसे डेवलप कैसे किसने किया था, इन्फ्लुएंस किसके द्वारा हुआ था। तो आपको जो है ये मालूम रखना है कि द न्यू क्रिटिसिज्म जो है वो फेमस किसके वजह से हुआ था? जॉन क्रोवेरेंजम की वजह से हुआ था। कैसे हुआ था? उन्होंने एक बुक पब्लिश करी थी जिसका नाम है द न्यू क्रिटिसिज्म। कब? 1941 में दोस्तों, जिसने कि ये मूवमेंट यानी कि लिटरेरी स्टडीज में जो है वाइडली पॉपुलर कर दिया था, ठीक है। आई होप आपको ये जो ओरिजिन ऑफ न्यू क्रिटिसिज्म है समझ में आया होगा दोस्तों। अब आते हैं इसके मेन प्रिंसिपल्स पे दोस्तों, न्यू क्रिटिसिज्म के मेन प्रिंसिपल्स पे। तो यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स डाले हुए हैं, आइए इसको जो है लाइन बाय लाइन एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले आते हैं दोस्तों टेक्स्ट सेंटर्ड अप्रोच। टेक्स्ट सेंटर्ड अप्रोच। अब न्यू क्रिटिसिज्म के अकॉर्डिंग दोस्तों लिटरेरी टेक्स्ट को जो है एक इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्ट की तरह हमें स्टडी करना चाहिए, यानी कि वो ऐसे सोचते थे। न्यू क्रिटिसिज्म के अकॉर्डिंग दोस्तों लिटरेरी टेक्स्ट को जो है एक इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्ट की तरह हमें क्या करना था? स्टडी करना था। इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्ट की तरह स्टडी करना होता है, ठीक है। अब इस अप्रोच में जो दोस्तों ऑथर की लाइफ, हिस्ट्री या फिर रीडर की फीलिंग, ये सब जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं होती है। सिर्फ टेक्स्ट जो है उसके वर्ड्स, सिंबल्स, इमेजरी, राइम, आयरन स्ट्रक्चर जैसे चीज़ों, एलिमेंट्स वगैरह पे जो है वो फोकस किया जाता है, ठीक है। किन किन चीज़ों पे फोकस किया जाता है? ए क्रिटिक शुड फोकस ऑन इमेजरी, सिंबोलिज्म, राइम, आयरनी एंड स्ट्रक्चर इंस्टेड ऑफ डिस्कसिंग द पोएट्स बायोग्राफी, ठीक है। उन्हें जो है इन चीज़ों में जो है, इन एलिमेंट्स पे जो है, पोएटिक डिवाइसेस पे जो है ज़्यादा फोकस करना चाहिए दोस्तों। क्यों? क्योंकि मीनिंग जो है दोस्तों वो टेक्स्ट के अंदर होती है। मीनिंग जो है टेक्स्ट के अंदर होती है, ना कि बाहर। मीनिंग इज प्रेजेंट इनसाइड द टेक्स्ट, ठीक है। मीनिंग जो है टेक्स्ट के अंदर होती है दोस्तों, टेक्स्ट, नॉट आउटसाइड द टेक्स्ट, नॉट आउटसाइड द टेक्स्ट, ठीक है। ये आपको याद रखना है। इसलिए जो है न्यू क्रिटिसिज्म ये कहता है कि हमें जो है मीनिंग के अंदर की चीज़ों को एनालिसिस करना चाहिए। स्ट्रक्चर, रिदम, आयरनी, सिंबोलिज्म, लैंग्वेज, ये सब को जो है हमें डेप्थ में डिटेल एनालिसिस करना होता है, ठीक है। तो आई होप आपको टेक्स्ट सेंटर्ड अप्रोच क्या है आपको समझ में आया हो। अब हम आते हैं क्लोज रीडिंग पे दोस्तों। अब क्लोज रीडिंग क्या है? क्लोज रीडिंग जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये जो है न्यू क्रिटिसिज्म का सबसे इम्पोर्टेंट टेक्निक है दोस्तों। सबसे इसे इम्पोर्टेंट टेक्निक या फिर इम्पोर्टेंट मेथड माना जाता है, ठीक है। क्यों? इसमें जो है टेक्स्ट का हर एक वर्ड, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, टेक्स्ट का हर एक एवरी वर्ड, फ्रेज, लिटरेरी डिवाइसेस, ये सब एलिमेंट्स जो वगैरह होती है दोस्तों, इसे पूरा का पूरा केयरफुली एनालाइज किया जाता है। डिटेल एनालिसिस यानी कि पूरा केयरफुल एनालाइज किया जाता है। इसीलिए जो दोस्तों क्रिटिक्स जो है वो लैंग्वेज के स्मॉल डिटेल्स यानी कि छोटे से छोटा चीज़ को भी वो इग्नोर नहीं करते हैं दोस्तों। वो जो है हर एक स्मॉल डिटेल्स पर जो ज़्यादा दोस्तों ध्यान देते हैं वो, ठीक है। अब इस प्रोसेस से दोस्तों क्या होता है? इस प्रोसेस से दोस्तों टेक्स्ट के डीपर मीनिंग्स और आर्टिस्टिक ब्यूटी जो है वो खुल के सामने आती है। इससे जो क्या होती है, हिडन मीनिंग्स, आर्टिस्टिक यूनिटी, यानी कि टेक्स्ट के जो डीपर मीनिंग्स होती हैं और उसकी आर्टिस्टिक ब्यूटी जो होती है वो खुल के सामने आती है दोस्तों, ठीक है। आई होप आपको क्लोज रीडिंग समझ में आया हो। अब हम आ जाते हैं दोस्तों इसके थर्ड पॉइंट पे, और यहाँ पे थर्ड पॉइंट मैंने मिला के डाल दिया है। थर्ड है ऑर्गेनिक यूनिटी, फोर्थ है इंपॉर्टेंस ऑफ फॉर्म। तो चलिए आज इसको हम भी एनालिसिस करते हैं दोस्तों। सो ऑर्गेनिक यूनिटी, यूनिटी का मतलब क्या है दोस्तों? यूनिटी का मतलब क्या है दोस्तों? यूनिटी का मतलब यही होता है ना कि हम साथ निभाएंगे, साथ जिएंगे, साथ ही जो है
एक दूसरे के बात को समर्थन देंगे, राइट। अगर मैं किसी चीज के लिए आवाज उठा रहा हूँ तो आपको जो है उसमें भी समर्थन देना है, वही तो यूनिटी कहलाता है, टीम वर्क, राइट। अब लिटरेचर में यूनिटी कैसे रहता है, ऑर्गेनिक यूनिटी मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। अब ऑर्गेनिक यूनिटी का मतलब ये होता है कि जो लिटरेरी वर्क के सभी एलिमेंट्स होते हैं दोस्तों, सभी एलिमेंट्स जो होते हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, यानी कि हर एक इमेज, हर सिंबल, हर थीम और ओवरऑल जो लाइंस होती है दोस्तों, वो मीनिंग को बिल्ड करने में कंट्रीब्यूट करती हैं दोस्तों। वो जो है मीनिंग को बिल्ड करने में कंट्रीब्यूट करती हैं। कैसे? एक दूसरे से कनेक्टेड होके, एक दूसरे से जो है वो कनेक्टेड होते हैं, इसीलिए जो है वो मीनिंग को बिल्ड करने में कंट्रीब्यूट करती है दोस्तों। अब न्यू क्रिटिक्स के अकॉर्डिंग जो है एक सक्सेसफुल लिटरेरी वर्क जो होता है वो कैसे माना जाता है? वो तब माना जाता है दोस्तों जब उसके सब पार्ट्स जो होते हैं वो परफेक्टली हार्मनी में काम करते हो। हार्मनी यानी कि प्रॉपर रिदम में दोस्तों, यानी कि ऐसा लगे कि आप वर्क पढ़ रहे हो तो आपको जो बोर नहीं लग रहा, अप एंड डाउन नहीं लग रहा, आपको जो एक फ्लो में, स्मूथ में, जैसे गाना सुनते हैं ना, या फिर कोई स्मूथ सा इंस्ट्रूमेंट बजता है, तो उस हिसाब से जो है आपको लगना चाहिए। यानी कि सब पार्ट्स अगर एक लिटरेरी वर्क का परफेक्टली हार्मनी में काम करते हो दोस्तों, तो उसे हम एक सक्सेसफुल लिटरेरी वर्क कह सकते हैं, राइट। अब इसी यूनिट से जो दोस्तों टेक्स्ट जो है और कंप्लीट होता है और मीनिंगफुल बनता है, ठीक है। इसी यूनिटी से वजह से दोस्तों टेक्स्ट जो है और भी ज़्यादा कंप्लीट होता है और मीनिंगफुल बन जाता है, ठीक है। तो अब हम आते हैं फोर्थ पॉइंट पे, इम्पोर्टेंस ऑफ फॉर्म पे। ये छोटा सा आपको क्रिटिकल कंडीशन वे में लगेगा, लेकिन ये उतना है नहीं, आप अगर डीपली इसको समझ जाओ दोस्तों। अब न्यू क्रिटिक्स जो है दोस्तों इसमें फॉर्म को लिटरेचर का एसेंशियल पार्ट बताते हैं, ठीक है। ग्रेट इंपॉर्टेंस ऑफ लिटरेरी फॉर्म। यहाँ पे फॉर्म को जो दोस्तों क्या कहते हैं लिटरेचर वाले, एक एसेंशियल पार्ट मानते हैं, ठीक है। किसका? लिटरेचर का। अब फॉर्म में दोस्तों स्ट्रक्चर, स्टाइल, रिदम, लैंग्वेज, अरेंजमेंट्स ऑफ वर्ड्स जो ये सब जो है शामिल होते हैं, ठीक है। फॉर्म में क्या क्या रहता है? विच एलिमेंट कंटेन्स इन फॉर्म दोस्तों? फॉर्म में जो है स्ट्रक्चर, स्टाइल, रिदम, लैंग्वेज और अरेंजमेंट्स ऑफ वर्ड्स जैसे दोस्तों एलिमेंट्स वगैरह शामिल होते हैं, ठीक है। अब उनके अकॉर्डिंग जो है दोस्तों कंटेंट और फॉर्म को जो है हम कभी भी अलग नहीं कर सकते, राइट। द न्यू क्रिटिक्स बिलीव दैट कंटेंट एंड फॉर्म कैन नॉट बी सेपरेटेड, जिसके वजह से जो है लिटरेरी मीनिंग जो है लैंग्वेज और स्ट्रक्चर के थ्रू ही क्रिएट होता है। इस लाइन को आप समझ नहीं पाए होंगे दोस्तों, मैं आपको फिर से क्लियर कर देता हूँ। लिटरेरी मीनिंग लैंग्वेज और स्ट्रक्चर के थ्रू ही क्रिएट होता है। इसका मतलब ये होता है कि दोस्तों अगर हम कोई भी लिटरेरी टेक्स्ट को अगर पकड़ेंगे समझने के लिए, तो हम अगर उसके ऑथर की बायोग्राफी, हिस्ट्री, सोशल, पॉलिटिकल, जो कुछ भी हो, अगर हम उस पर फोकस करेंगे तो हम कभी भी जो है लिटरेरी टेक्स्ट का मीनिंग को पा नहीं पाएंगे, तो क्रिएट नहीं कर पाएंगे दोस्तों। अगर हमें कोई भी लिटरेरी मीनिंग को जानना है दोस्तों, तो हमें जो है उस लिटरेरी टेक्स्ट के लैंग्वेज पे और स्ट्रक्चर के थ्रू जो है हमें जाना पड़ता है, ताकि जो है हमें मीनिंग मिल सके दोस्तों, ठीक है। इसलिए मैंने आपको बताया था कि लिटरेरी मीनिंग जो है लैंग्वेज और स्ट्रक्चर के थ्रू ही क्रिएट होता है। आई होप आपको लाइन जो है समझ में आया हो दोस्तों। अब हम आते हैं दोस्तों 5 नंबर पे, रिजेक्शन ऑफ ऑथर्स इंटेंशन, और 6 नंबर पे है रिजेक्शन ऑफ रीडर्स इमोशन। यहाँ पे एक स्लाइड में मैंने जो है रिजेक्शन रख दिया है दोस्तों, ठीक है। अब रिजेक्शन क्यों? यहाँ पे दोस्तों न्यू क्रिटिक्स ये आर्ग्यू करते हैं कि द ऑथर्स पर्सनल इंटेंशन शुड नॉट डिसाइड द मीनिंग ऑफ द टेक्स्ट, यानी कि ऑथर की जो मीनिंग होती है, ऑथर की जो अपनी पर्सनल इंटेंशन या फिर अपना पर्सनल मीनिंग जो होती है, वो कभी भी एक टेक्स्ट का मीनिंग को डिसाइड नहीं करती है दोस्तों। द आइडिया इज नोन एज द इंटेंशनल फैलेसी। अब इंटेंशनल फैलेसी क्या है मैं आपको बता देता हूँ। अब न्यू क्रिटिक्स के अकॉर्डिंग दोस्तों अगर हम देखें तो अगर समझ लो मैं एक ऑथर हूँ, ठीक है, मैं एक ऑथर हूँ और मेरा टेक्स्ट जो है मैं पब्लिश कर रहा हूँ किसी भी पब्लिश हाउस से, और मैंने टेक्स्ट को पब्लिश कर दिया। अब पब्लिश करने के बाद वो ऑब्वियसली किसी भी रीडर के हाथ में पड़ेगा, राइट। अब अकॉर्डिंग टू द लिटरेचर देयर आर मल्टीपल रीडर्स ऑफ टेक्स्ट, राइट। सिंगल टेक्स्ट के मल्टीपल रीडर्स हो सकते हैं, मतलब कि कई रीडर्स हो सकते हैं। तो अब ये कहता है दोस्तों न्यू क्रिटिक कि मेरा एक बार टेक्स्ट अगर पब्लिश हो गया तो मेरा जो है मीनिंग वो टेक्स्ट पर से उड़ जाएगा, यानी कि जो कंट्रोल है मेरा वो टेक्स्ट पे, जो ऑनरशिप है मेरा वो टेक्स्ट पे, वो जो है उड़ जाएगा दोस्तों। अब मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अभी जो टेक्स्ट का जो मीनिंग क्रिएट होगा, ठीक है, वो जो है रीडर के थ्रू क्रिएट होगा। समझ में आया आपको?
जो टेक्स्ट का जो मीनिंग है दोस्तों, जो रीडर वो मेरा टेक्स्ट को पढ़ेगा वो खुद अपना एक्सपीरियंस से, खुद अपना इमोशन से जो है वो टेक्स्ट के मीनिंग को क्रिएट करेगा। ठीक है, इसे जो है इंटेंशनल फैलेसी कहा जाता है दोस्तों। तो इसे इसमें लिखा भी गया, राइट, वंस ए वर्क इज पब्लिश्ड इट बिकम्स इंडिपेंडेंट फ्रॉम द राइटर। और उसके बाद जो है इसमें रोल आ जाता है रीडर का। रीडर जो है यहाँ पे ग्रेट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे किसका हो जाता है दोस्तों? इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है रीडर का। ठीक है, रीडर का जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है दोस्तों। अब आते हैं हम रिजेक्शन ऑफ रीडर्स इमोशन पे। अरे बाप रे, हम तो ऑथर के इंटेंशन पे रीडर को इतना इंपॉर्टेंस दे रहे थे, सडनली रीडर को हमने रिजेक्ट क्यों कर दिया यहाँ पे? ऑब्वियसली क्वेश्चन एराइज हुआ होगा अपने माइंड में। तो इसे कहते हैं दोस्तों अफेक्टिव फैलेसी। इसका मतलब क्या, मैं आपको समझा देता हूँ। अब अगर मल्टीपल रीडर्स होंगे दोस्तों, तो मल्टीपल रीडर्स के थिंकिंग सेम तो नहीं होंगे। किसी का इमोशन अलग होगा, कोई अलग सिचुएशन में होगा, किसी का एक्सपीरियंस अलग होगा, राइट। कोई न्यू कमर होगा, कोई पुराना कमर होगा, कोई नया चावल है, कोई पुराना चावल है, राइट। तो इसलिए क्या होता है, डिफरेंट रीडर्स के डिफरेंट मीनिंग्स क्रिएट हो जाते हैं दोस्तों। ध्यान से समझिएगा, डिफरेंट रीडर्स के डिफरेंट मीनिंग्स क्रिएट हो जाते हैं। और ये डिफरेंट मीनिंग्स क्रिएट होने से क्या होता है दोस्तों, हम जो है वो टेक्स्ट के ओरिजिनल मीनिंग में पहुंच नहीं पाते हैं। वो जो टेक्स्ट का जो ओरिजिनल मीनिंग होता है दोस्तों, हम उस तक जो है हम पहुंच नहीं पाते हैं। जिसके वजह से दोस्तों बहुत सारे ऑथर्स होते हैं जिनको उनका वर्क का जो ओरिजिनल वैल्यू है वो पता नहीं चल पाता है। ठीक है, आई होप आपको ये मेन प्रिंसिपल्स ऑफ न्यू क्रिटिसिज्म जो है आपको समझ में आया होगा। तो अब हम आते हैं दोस्तों मेजर न्यू क्रिटिक्स पे। आज हम जो है यहाँ पे इस न्यू क्रिटिसिज्म के क्रिटिक्स को समझेंगे दोस्तों। और उसमें से जो है जॉन क्रोवेरेंजम है, क्लिंथ ब्रुक्स है, आई ए रिचर्ड्स है, W.K. विमसेट है, T.S. इलियट है, राइट। तो चलिए लाइन बाय लाइन इसको एनालिसिस करते हैं। तो जॉन क्रोवेरेंजम जो है दोस्तों, ही इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ न्यू क्रिटिसिज्म। इन्हें जो है फादर ऑफ न्यू क्रिटिसिज्म कहा जाता है दोस्तों। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो है न्यू क्रिटिसिज्म को फॉर्मली एस्टेब्लिश, देखिए ये हेल्प एस्टेब्लिश द मूवमेंट फॉर्मली, यानी कि फॉर्मली इसको एस्टेब्लिश करने में मदद किया था दोस्तों। और इन्होंने जो है टेक्स्ट सेंटर्ड अप्रोच को पॉपुलर बनाया था। किसे? जैसे कि मैंने आपको वो जो मेथड बताया था, राइट, टेक्स्ट सेंटर्ड अप्रोच का पिछले स्लाइड में। टेक्स्ट सेंटर्ड अप्रोच जो है इसको इन्होंने क्या करा था दोस्तों, इन्होंने इसको पॉपुलर बनाया था दोस्तों, पॉपुलर बनाया था। ठीक है, इसको ध्यान से आप समझ के आप नोट कर लीजिएगा। जो मैं आप अभी तक बता रहा हूँ दोस्तों, उसको जो आप नोट कर लीजिए। क्यों? ये जो है आपको एग्जाम में हेल्प करने वाला है। जैसे ये पॉइंट आएगा ना दोस्तों, तो आप मुझे याद करोगे, देख लेना, लिख के देता हूँ मैं। क्योंकि मैं जो है जितने भी पॉइंट्स यहाँ पे बना रहा हूँ, जितने भी स्लाइड्स में मैंने कंटेंट डाल रखी हूँ दोस्तों, सब के सब जो है वैल्यूएबल है। मैंने इसमें कोई भी ना मिनिमाइज करा है, ना कोई भी आपको सरफेस लेवल पे पढ़ा है। सब जो है मैं डेप्थ एनालिसिस कर रहा हूँ, राइट। तो आपको जो ये सब जो है एग्जाम में इम्पोर्टेंट ही रहने वाला है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, जो भी मैं लिख रहा हूँ स्क्रीन पे आप उसे नोट कर ले या फिर उसका स्क्रीनशॉट एसएस ले ले, राइट। तो अब आते हैं टॉपिक पे। तो बेसिकली जो है जॉन क्रोवेरेंजम को जो यहाँ पे फादर ऑफ न्यू क्रिटिसिज्म कहा जाता है। और उसके बाद जो उन्होंने क्या करा था, उन्होंने टेक्स्ट सेंटर्ड अप्रोच को जो यहाँ पे वो मेथड को पॉपुलर बनाया था दोस्तों। अब आते हैं हम क्लिंथ ब्रुक्स पे। अब क्लिंथ ब्रुक्स ने क्या करा था, उन्होंने जो है पोइट्री में पैराडॉक्स और आयरनी की इंपॉर्टेंस को हाईलाइट किया था दोस्तों। पोइट्री में क्या करा था, आयरनी और पैराडॉक्स जैसे एलिमेंट्स को क्या करा था उन्होंने पोइट्री में एम्फसाइज, यानी कि हाईलाइट करा था दोस्तों। और उनकी जो फेमस बुक है द वेल रोट अर्न बिकेम हाईली इन्फ्लुएंशियल, यानी कि द वेल रोट अर्न जो बुक है दोस्तों, ये न्यू क्रिटिसिज्म की टेक्स्ट में से एक मानी जाती है। ठीक है, ये न्यू क्रिटिसिज्म एरा में जो दोस्तों ये हाईली इन्फ्लुएंशियल था दोस्तों, द वेल रोट अर्न। ठीक है, अब हम आते हैं आई ए रिचर्ड्स पे। उन्होंने जो है प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म और क्लोज रीडिंग की फाउंडेशन रखी थी दोस्तों। उन्होंने जो है ही इंट्रोड्यूस्ड प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म एंड क्लोज टेक्सचुअल एनालिसिस, यानी कि वही क्लोज रीडिंग। ठीक है, इन्होंने जो है दो चीज़ों का यहाँ पे इंट्रोड्यूस करा था दोस्तों। अब उन्होंने जो है रीडर्स को जो है टेक्स्ट को केयरफुली एनालाइज करने का टेक्निक दिया था। उन्होंने क्या करा था दोस्तों, रीडर्स को जो है टेक्स्ट को केयरफुली एनालाइज करने की टेक्निक दी थी दोस्तों। ठीक है, अब हम आते हैं W.K. विमसेट पे दोस्तों। उन्होंने जो है इंटेंशनल फैलेसी और अफेक्टिव फैलेसी, ये जो दो कॉन्सेप्ट है दोस्तों, इनको उन्होंने डेवलप किया था दोस्तों। और इसे जो है इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स माना जाता है।
अब जिसको नहीं पता इंटेंशनल फैलेसी क्या है, इफेक्टिव फैलेसी क्या है, मैंने आपको स्लाइड पे बता रखा है, फिर भी जो है मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा ओवरऑल क्लैरिटी दे देता हूँ दोस्तों। अब इंटेंशनल फैलेसी क्या है दोस्तों? इंटेंशनल फैलेसी ये होता है कि मतलब जो भी ऑथर कोई भी वर्क को पब्लिश करता है, ठीक है, तो उसका इंटेंशन जो है वो मायने नहीं रखता है दोस्तों। अभी जो इंटेंशन मायने रखता है वो रीडर्स का होता है, यानी कि रीडर अपना इंटेंशन, रीडर अपना एक्सपीरियंस, रीडर अपना इमोशंस को जो यूज करके वो टेक्स्ट का मीनिंग को क्रिएट करेगा। इंटेंशनल फैलेसी उसे कहा जाता है दोस्तों। अब अफेक्टिव फैलेसी क्या होता है? अफेक्टिव फैलेसी ये होता है कि जो रीडर्स जो होती हैं, जिनका इमोशन, जिनका एक्सपीरियंस जो है वो वर्क पे अफेक्ट करता है दोस्तों। कैसे? जितने रीडर्स होंगे दोस्तों उनका हर एक इमोशन अलग होगा, हर एक एक्सपीरियंस अलग होगा, हर एक उनका सिचुएशन अलग होगा, तो उससे क्या होता है, रीडर्स का जो टेक्स्ट होते हैं वो मल्टीपल मीनिंग्स निकलते हैं, राइट। अब मल्टीपल मीनिंग्स निकलते हैं जिससे कि टेक्स्ट के ऑथर को जो यहाँ पे अफेक्ट होता है, इसीलिए जो यहाँ पे अफेक्टिव फैलेसी करके नाम दिया गया है दोस्तों। अब उनके अकॉर्डिंग जो है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, W.K. विमसेट के अकॉर्डिंग जो है दोस्तों, उनके लिए क्रिटिसिज्म जो है टेक्स्ट पर बेस्ड होना चाहिए, ऑथर या रीडर की फीलिंग्स पर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसीलिए जो उन्होंने इंटेंशनल फैलेसी और इफेक्टिव फैलेसी जैसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को जो इन्होंने डेवलप किया था दोस्तों। अब हम आते हैं T.S. एलियट पे। अब T.S. एलियट के पास कोई खास आइडेंटिटी कार्ड नहीं था दोस्तों, यानी कि वो न्यू क्रिटिसिज्म के न्यू क्रिटिक नहीं थे, ठीक है, उनके पास कोई आइडेंटिटी नहीं था उनका। फिर भी जो है उनका आइडिया स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस द मूवमेंट, फिर भी जो है उनका आइडिया स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस द मूवमेंट, डीपली इन्फ्लुएंस किए थे। उन्होंने जो दोस्तों लिटरेरी ट्रेडिशन और ऑब्जेक्टिव एनालिसिस का इंपॉर्टेंस पे फोकस किया था। उन्होंने जो है किस किस चीज़ों पे फोकस किया था दोस्तों? उन्होंने फोकस किया था लिटरेरी ट्रेडिशन पे, यानी कि जो पुराने दौर में जो चली आ रही थी दोस्तों प्रथा, उस पे जो उन्होंने थोड़ा ज़्यादा फोकस करा था, यानी कि लिटरेरी ट्रेडिशन पे फोकस करा था। और करा था दोस्तों उन्होंने ऑब्जेक्टिव एनालिसिस पे दोस्तों उन्होंने ज़्यादा फोकस करा था दोस्तों, ठीक है। जिसके लिए जो वो न्यू क्रिटिक ना रह के भी न्यू क्रिटिसिज्म के एरा में उनका स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस रहा था दोस्तों। आई होप आपको मेजर न्यू क्रिटिक्स भी समझ में आ गए होंगे। अब आते हैं हम कंक्लूजन पार्ट पे दोस्तों। तो बेसिकली हम क्या करेंगे इसमें, हम जितने भी स्लाइड्स पढ़े अभी तक उसको जब हम छोटा सा ओवरलुक ले लेते हैं, छोटा सा आपको जब मैं आपको एक माइंड मैप दे देता हूँ, ताकि आप ये जो कॉन्सेप्ट है आपके माइंड में फिर से क्लियरली फिट बैठ जाए, आपके पावरफुल माइंड में, ताकि जैसे आप एग्जाम देने जाओ तो मुझे आप याद कर सको दोस्तों, ठीक है। ये मेरे मेमोरी में आपको दे रहा हूँ कंक्लूजन पार्ट, ठीक है। तो न्यू क्रिटिसिज्म जो है दोस्तों वो 20th सेंचुरी में डेवलप हुआ था, राइट। कहाँ पे हुआ था? अमेरिका में हुआ था। इसने क्या करा था दोस्तों, लिटरेरी स्टडीज को जो वो उसने कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म कर दिया था, किसने? न्यू क्रिटिसिज्म ने, राइट। अब इस थ्योरी ने जो है वो पहले से चली आ रही प्रथा जो थी, मतलब ऑथर, हिस्ट्री, सोसाइटी, उस सब बैकग्राउंड पे जो फोकस किया जाता था, उससे जो फोकस को हटाकर डायरेक्टली टेक्स्ट पर शिफ्ट कर दिया था, राइट। किसके थ्रू? क्लोज रीडिंग के थ्रू। किसके थ्रू दोस्तों? ये हमारे क्लोज रीडिंग, राइट। क्लोज रीडिंग के थ्रू जो है फोकस को जो है शिफ्ट कर दिया था दोस्तों। अल्दो लेटर थियोरीज लाइक स्ट्रक्चरलिज्म, मार्क्सिज्म, फेमिनिज्म, पोस्ट कॉलोनियलिज्म, ये सब जो है उंगली उठाए थे किसके ऊपर? न्यू क्रिटिसिज्म के ऊपर। उन्होंने कुछ लिमिटेशंस भी रखी थी पॉइंट आउट करते हुए, फिर भी जो है क्लोज रीडिंग या फिर क्लोज टेक्सचुअल एनालिसिस जो है आज भी उस टेक्निक को लिटरेरी क्रिटिसिज्म का फाउंडेशन माना जाता है। आज भी जो है क्लोज टेक्सचुअल एनालिसिस यानी कि क्लोज रीडिंग को भी जो आज भी हाईली इंपॉर्टेंट माना जाता है, लिटरेरी स्टडीज का जो है हाईली फाउंडेशनल इन्फ्लुएंशियल पार्ट माना जाता है दोस्तों। बिफोर द वीडियो एंड, सो लेट मी टेल यू समथिंग। न्यू क्रिटिसिज्म जो है हमें यह सिखाता है कि दैट ईच एंड एवरी वर्ड इन ए लिटरेरी टेक्स्ट मैटर्स एंड कैरीज ए मीनिंग। हम जो है कोई भी एक वर्ड को, सिंगल वर्ड को जो है हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। सो अकॉर्डिंग टू द न्यू क्रिटिसिज्म, इट टीचेस अस दैट एवरी वर्ड इन ए लिटरेरी टेक्स्ट मैटर्स एंड कैरीज मीनिंग दोस्तों। सो समटाइम्स अगर हम देखें तो द डीपेस्ट ट्रूथ्स ऑफ लिटरेचर आर फाउंड नॉट आउटसाइड द टेक्स्ट, ठीक है। The deepest truth of literature are found not outside the text but within the text itself। यानी कि कुछ अनसुने सच जो होते हैं वो लिटरेचर के टेक्स्ट के अंदर पाए जाते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को जो है दबाना मत भूलना दोस्तों। आप जो है मेरे हर एक न्यू वीडियोस में आप अपडेटेड रहोगे।
ठीक है, और तब तक हैप्पी लर्निंग।